नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों। शिक्षा भर्ती के चैनल पे जायसवाल कोचिंग सेंटर पर पावर्ड बाई शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों बात करेंगे हिंदी भाषा की, बात करेंगे 30 में 30 नंबर लाने की तैयारी बिल्कुल जारी कर दी गई है। पहला मॉडल पेपर अब की बार वर्ग 3 पार, सभी प्रश्न आपके सिलेबस पर हैं। 15 प्रश्न आपके पेडागोजी के रहेंगे, प्लस आपका गद्यांश और पद्यांश रहेगा। तो आइए पहला प्रश्न आपका जो मॉडल पेपर है हिंदी भाषा का शुरू करते हैं दोस्तों। आई होप हमारी पिछली क्लासेस आप लोग डेली देख रहे होंगे। अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, अगर आपने अभी तक भी हमारी पिछली क्लासेस नहीं देखा है, क्योंकि जो सिलेक्शन वाली क्लासेज है तो आई बटन पे लिंक आएगा, आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को जारी करते हैं। पहला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। 15 महत्वपूर्ण, पहले हम पेडागोजी के प्रश्न लेंगे, इसके बाद आपके अपठित गद्यांश और पद्यांश के प्रश्न लेंगे। तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, आइए स्क्रीन पर देखते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार कौन सा कथन सही है। यानी एनसीएफ 2005 जो है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है 2005, उससे रिलेटेड कथन दिया गया है और हमें कथन पढ़ना है, बताना है यहाँ पे कौन सा कथन सही दिया गया है। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में केवल पढ़ने पर बल देना चाहिए। भाषा केवल भाषा की कक्षा तक सीमित होनी चाहिए। भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षाओं में भी मौजूद रहता है। यह चौथा, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार जो कथन सही है दोस्तों, वह आपका कथन यह सही है, तीसरा ऑप्शन, कि भाषा शिक्षण एक प्रकार से अन्य विषयों की कक्षा में क्या है, मौजूद रहता है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, भाषा कौशलों के संदर्भ में कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया। भाषा कौशल के संबंध में हमें कथन देखना है। सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना एक क्रम में सीखे जाते हैं। या आपके सुनना और पढ़ना आपके जो है निष्क्रिय कौशल है, निक्रिय कौशल है। पढ़ना और लिखना कौशल में कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही होगा, तो हमें भाषा कौशल के संबंध में देखना है। तो भाषा कौशल के संबंध में सभी कौशल एक दूसरे के साथ अंतः संबंधित होते हैं। जो आपके सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, पहला जो कौशल है भाषा का सुनना है, दूसरा है बोलना, तीसरा है पढ़ना और चौथा कौशल है आपका लिखना। ठीक है, अंतिम कौशल क्या होता है, लिखना, और प्रथम कौशल सुनना होता है। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आई होप आप लोग अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। वीडियो मेरे सभी प्यारे मित्र, आप लोग सभी लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, वीडियो लाइक कर देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का मुख्य उद्देश्य यह है। दोस्तों आप लोग देखते हैं कि जो उच्च प्राथमिक स्तर की बात कर रहे हैं, भाषा की जो पाठ्य पुस्तक होती है उनमें विविध प्रकार की साहित्यिक रचना का समावेशन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो क्या होता है, कि यह पाठ्य पुस्तक का निर्माण की परंपरा का निर्वाह करना, बच्चों को सभी प्रकार की साहित्यिक विधवा या आपके पारंगत करना, या आपके विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना, या फिर आपके विभिन्न साहित्यिक विधियों के प्रसिद्ध रचनाकारों से परिचित कराना। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में विविध प्रकार की साहित्यिक रचनाओं के समावेश का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह यह है कि विभिन्न प्रकार की साहित्यिक विधाओं की भाषाई संरचनाओं से परिचित होने का अवसर देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है, लाजवाब प्रश्न है। प्रश्न यह दोस्तों, रश्मि अपनी कक्षा को बाहर मैदान में ले जाती है। रश्मि क्या है, एक अध्यापिका है और अपना कक्षा को क्या है, बाहर मैदान में ले जाती है। यानी कक्षा के जितने भी बच्चे हैं कक्षा को ही वह मैदान में ले जाती है और पर्यावरण पर आधारित कविता का पाठ का कार्य करती है। तो रश्मि का क्या उद्देश्य है, नहीं कोई अध्यापक या अध्यापिका जब ठीक है कक्षा को मैदान में ले जाता है, वहाँ पे पर्यावरण पर आधारित कविता पाठ कार्य करता है या करती है, तो उस अध्यापक या अध्यापिका का उद्देश्य क्या होगा, कि वह अपने शिक्षक प्रशिक्षण में सीखी बातों का निर्वाह करना। ठीक है, यह आपका अगला होगा, बच्चे को रोजमर्रा की चर्चा से कुछ अलग माहौल देना, बच्चों को मैदान में घूमने का अवसर देना, या मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ना। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आइए देख लेते हैं सही आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए मैं आपको बता देना, अध्यापक अध्यापिका के अंतर्गत अगर आप कक्षा में बाहर जो
कक्षा को बाहर मैदान में ले जाते हैं और पर्यावरण पर आधारित पाठ का कार्य करवाते हैं, तो एक अध्यापक अध्यापिका का जो उद्देश्य होगा वह यह है कि मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ने का हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। क्या होगा? मैदान के प्राकृतिक वातावरण के साथ संबंध जोड़ते हुए कविता को समझने का अवसर देना। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया जा रहा है यहाँ पर। भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए। आप लोग टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप जरूर नीचे ज्वाइन कर ले, लिंक आपको दी गई है। ठीक है, यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल नोट्स सब कुछ फ्री मिलता है, क्योंकि राष्ट्र हित में शिक्षा की बात करते हैं। तो वीडियो सभी लोग लाइक कर लेंगे, जिन्होंने पहली बार विजिट किया सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो प्रश्न है कि भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान कैसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आप भाषा में आकलन करने के बाद महत्वपूर्ण सोपान होना चाहिए, आंकड़ों का पुनः पुनः परीक्षण करना, आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से विचार विमर्श करना, यह आपका तीसरा होगा आंकड़ों को सहेज कर रखना, सहेज कर यानी कि संभाल कर रखना, या आंकड़ों को तत्काल नष्ट करना। तो मेरे प्यारे मित्र, भाषा में आकलन करने के बाद जो महत्वपूर्ण सोपान होगा वह है आकलन से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर बच्चों के अभिभावकों से क्या है? विचार विमर्श करना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण क्या होगा। आप लोग देखते होंगे विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का जो है शिक्षण क्या कहलाएगा। यह व्यवहारिक नहीं है, जटिल समस्या उत्पन्न करता है, या अनेक भाषाओं के शिक्षक के रोजगार को बढ़ाता है, यह बहुभाषिकता और राष्ट्रीयता सद्भाव का प्रसार करता है। तो मेरे प्यारे मित्र, जब भी आपको बहुभाषिकता वाला की विद्यालय हो और कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण किया जाता है, तो वह विद्यालय कैसा होगा? वह बहुभाषिकता और राष्ट्रीयता के सद्भाव का प्रसार करता है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सभी प्रश्न आपके सिलेबस के आधार पर तय किए गए हैं और किसी भी टीटी एग्जाम में सिलेक्शन पाने के लिए उसकी पेडागॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पेडागॉजी सभी क्लासेज की आपने तैयार कर ली है तो आपको सिलेक्शन पाने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए हम ज़्यादा जोर देते हैं शिक्षा शास्त्र या पेडागॉजी में। बाकी नॉर्मल आपकी फर्स्ट और द्वितीय भाषा में ग्रामर है तो सभी लोग 15 में से 10 सभी लोग कर लेंगे, ये मैं जानता हूँ। 8-10 सभी लोग कर लेंगे। ठीक है, और गणित की बात करता हूँ, गणित में नंबर सिस्टम के सबसे ज़्यादा आते हैं, तो 15 में से सभी लोग 8 से 9 नंबर सभी लोग कर लेते हैं। ठीक है, 60 से 70% स्टूडेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो जल्दी जल्द मैथ की क्लास भी शुरू होगी। भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में, जो आपकी भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि होती है, उसमें भाषा की विविध संरचनाओं के लेखन हेतु अभ्यास पर बल दिया जाता है, मातृभाषा का निरर्थक हस्तक्षेप होता है, भाषार्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, या आपके अतिरिक्त शिक्षण सामग्री की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि बात कर रहे हैं, तो प्रत्यक्ष विधि की जब भी अगर आ जाए कि भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, तो भाषा शिक्षण की प्रत्यक्ष विधि में भाषार्जन की स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है? स्वाभाविक स्थिति का निर्माण होता है, ये आपको नोट कर लेना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है। हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानने के लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है। दोस्तों, मेरे प्यारे शिक्षक बंधुओं, हिंदी प्रयोग के विविध रूप को अगर जानना हो तो उसके लिए सर्वाधिक उपयोगी साधन हो सकता है बाल साहित्य का विविध उपयोग, शिक्षण की विधियों का संपूर्ण ज्ञान, सुंदर ढंग से छपी पुस्तकें, या आपकी उच्च स्तरीय लेखन सामग्री। तो क्या होगा? हिंदी प्रयोग के विविध रूपों को जानना है तो सर्वाधिक उपयोगी जो साधन होगा वह आपका बाल साहित्य का विविध उपयोग हो जाएगा। पहला ऑप्शन यहाँ पर आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सभी मेरे प्यारे मित्र हैं, सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाएं, आप सबको नमन है। दोस्तों, आप सभी को नमन है। जय हिंद है, वंदे मातरम है। वीडियो लाइक करते जाएंगे, सपोर्ट करते जाएं, शिक्षा को सपोर्ट करें। और प्रश्न यह है दोस्तों कि कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। मान लीजिए आपकी नियुक्ति हो गई प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी टीचर, आप अध्यापक अध्यापिका बन गए और आपकी कक्षा में कक्षा 1-2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे। आप स्वयं सोचिए, आप कक्षा में बैठे हैं, आपको कक्षा 1 और 2 के बच्चों की कहानी का चयन करना है, जो बहुत छोटी होनी चाहिए, जिसमें बहुत सारे पात्र होना चाहिए, जिसमें 2 पात्र हो, या आपके जिसके शब्द या वाक्यों घटनाओं के वर्णन की शैली हो, कि शैली चित्रात्मक होनी चाहिए। तो कक्षा 1-2 के लिए सही ऑप्शन यही होगा।
ठीक है, कि जिसके शब्द जो है वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली कैसी होनी चाहिए। कोई भी कहानी है कक्षा 1-2 के लिए, उसके जो शब्द और वाक्य घटना का वर्णन है वह शैली कैसी होनी चाहिए, चित्रात्मक शैली होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता होनी चाहिए। आप लोग देखते हैं कि जो प्राथमिक स्तर की भाषा शिक्षण होती है उसकी प्राथमिकता कैसी होनी चाहिए। केवल बोलकर पढ़ने की क्षमता विकसित करना, कविता और कहानी के द्वारा केवल श्रवण कौशल का विकास करना, ठीक है, बच्चे की रचनात्मक और मौलिकता को पोषित करना, या बच्चों की चित्रांकन क्षमता का विकास करना। ठीक है, तो प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण की प्राथमिकता किस पर होनी चाहिए, तो सबसे ज़्यादा प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे की रचनात्मक और मौलिक को पोषित करना की प्राथमिकता ज़्यादा होनी चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या है, पढ़ने का प्रारंभ होना चाहिए। जो पढ़ने का प्रारंभ है वर्णमाला से होना चाहिए, कहानियों से होना चाहिए, कविताओं से होना चाहिए, या अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन क्या है दोस्तों, पढ़ने का प्रारंभ जो है बच्चों में कैसा होना चाहिए, अर्थपूर्ण सामग्री से होना चाहिए। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित होगा, आपको बताना है। भाषा के बारे में कथन दिया गया है कि भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, या भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है, या भाषा और बोली में कभी भी कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित कहेंगे, तो वह कथन उचित यह है कि भाषा क्या है, एक नियमबद्ध व्यवस्था है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। शिक्षा को सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। जी हाँ, प्राथमिक कक्षाओं को रोल प्ले यानी कि भूमिका निर्वाह उद्देश्य होना चाहिए। अगर आप प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह उद्देश्य कैसा होना चाहिए, बच्चे को अभिनय सिखाना, या एक पद्धति के रूप में इसका उपयोग करना, या विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग के अवसर प्रदान करना, या बच्चों को अनुशासित रखना। तो प्राथमिक कक्षा में रोल प्ले या भूमिका निर्वाह करने का जो उद्देश्य होना चाहिए वह उद्देश्य यह होना चाहिए जिसमें विभिन्न संदर्भों में भाषा के प्रयोग क्या है, अवसर प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आइए देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, घ भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है, चा यह कथन किस पर लागू नहीं होगा। जो घा भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है तो चा यह कथन किस पर लागू होगा, भाषा प्रयोगशाला पर, अखबार पर, विज्ञापन पर, या साइन बोर्ड पर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, अगर घा भाषा हमारे परिवेश में बिखरी मिलती है तो चा यह कथन किस पर लागू नहीं होता है, तो भाषा प्रयोगशाला पर यह आपका कथन लागू नहीं होगा। अब बारी आती है आपके, ठीक है, गद्यांश पद्यांश की। एक प्रश्न और पेडागोजी का कर लेते हैं। कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। ये आपके लेवल का प्रश्न है, ठीक है, ये सी-टेट के लेवल का प्रश्न नहीं है, एमपीटीटी के लेवल का प्रश्न है। जो आपके एग्जाम में इसी टाइप के प्रश्न आएंगे, इसी से संभावित प्रश्न रहेंगे, हो सकता है इन्हीं में से प्रश्न आ सकते हैं। तो कक्षा में कुछ बच्चे लिखते समय वर्तनी संबंधी त्रुटियां करते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। आपकी कक्षा में कुछ बच्चे हैं जो वर्तनी संबंधी क्या करते हैं, त्रुटियां या गलती करते हैं। तो अगर आप भाषा के शिक्षक या शिक्षिका, अध्यापक अध्यापिका हैं तो आप क्या करेंगे, आप शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्दों का अवलोकन करके अंतर पहचानने का अवसर देंगे। आप उन्हें सख्त निर्देश देंगे कि वे आगे से गलती ना करें। आप उनकी त्रुटियों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, या आप उनसे शब्दों को 20 बार लिखने को कहेंगे। तो राइट ऑप्शन देखिए, सभी लोग समझ गए होंगे, पहला ही ऑप्शन होगा कि कोई भी बच्चा भैया लिखते समय गलती करता है तो एक भाषा के शिक्षक या शिक्षिका होने के नाते आपको जो है शब्दों का सही रूप लिखते हुए बच्चों को दोनों तरह के शब्द का अवलोकन करना है और अंतर पहचानना है। ठीक है, बहुत से बच्चे क्या लिखे, छतरी लिखते हैं। ठीक है, कैसा लिखते हैं आप, मैं बता देता हूँ। जैसे मान ले छतरी है, ठीक है, आप उसको छाता बोलते हैं, शुद्ध क्या है, छाता है, लेकिन बच्चा क्या है, भाषा में, अपने भाषा में छतरी ही हमेशा पढ़ता आ रहा है, वो छतरी बोलता है। तो आपको छाता और छतरी में दोनों में अवलोकन करके बताना है, दोनों तरह के शब्दों में, और अंतर पहचानने का बच्चों में अवसर भी देना है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बारी आती है आपके गद्यांश की। तो इस गद्यांश को पढ़ेंगे, मैं वीडियो पॉज करूंगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आइए गद्यांश क्या दिखा है, हो सकता है यही गद्यांश आ जाए तो आप समझ सकते हैं 7 से 8 नंबर आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अंत तक देखिए। देखिए आपके गद्यांश क्या दिया गया है, समूची स्वार्थी व अहम प्रेरित वृत्तियां नकारात्मक है, ऐसे कर्मों में ऊंचे उद्देश्य नहीं होते, उनमें लोक संग्रह नहीं होता,
भव्य आदर्श नहीं होते। दूसरे भले ही आप अपने सामने एक ऊंचा आदर्श रखें, तो भी आपके कर्म यदि आपके मन के चाहे व अनचाहे से प्रेरित हो तो आपके हासमान ही होंगे। तो ये आपका देखिए गद्यांश दिया गया है, आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो पहुँच कर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए और मैं आपको सीधे डायरेक्टली प्रश्न पर आऊँगा। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है, इससे रिलेटेड पहला प्रश्न है इस गद्यांश से रिलेटेड कि लेखक ने कैसी प्रवृत्तियों को नकारात्मक कहा है। ठीक है, लेखक जो है आपके कैसी प्रवृत्तियों को नकारात्मक कहा है। तो आपका कमेंट होता है कि सर आप गद्यांश और पद्यांश में आंसर हमें बताएं। तो समूची स्वार्थी व अहम प्रेरित प्रवृत्तियां नकारात्मक है। कैसी आपकी नकारात्मक है? समूची स्वार्थी व अहम प्रेरित जो प्रवृत्तियां होती हैं उसे नकारात्मक बोला गया है। तो लेखक ने कैसी प्रवृत्तियों को नकारात्मक कहा है? तो आप देख सकते हैं कि अहम और स्वहित के भाव वाली प्रवृत्तियों को लेखक नकारात्मक कहा है। दूसरा प्रश्न देखेंगे क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से कार्य हानि की ओर ले जाते हैं। तो ऐसे कौन से कार्य हैं दोस्तों जो आपको हानि की ओर ले जाते हैं। तो हम आएंगे गद्यांश पर और देखेंगे कि कौन से कार्य जो है हमें हानि की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ऑप्शन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हानि की ओर ले जाते हैं। तो ऐसा कौन सा कार्य जो हानि की ओर ले जाते हैं। देखिए दोस्तों, जो अपनी पसंद नापसंद के अनुसार किए जाते हैं। ठीक है, अगर स्वयं आपका पसंद नहीं है और नापसंद है, उसके अनुसार अगर आप करते हैं तो वो क्या होता है, हानि की ओर हमेशा ले जाता है। जो अपनी पसंद नापसंद के अनुसार किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस गद्यांश में किन्हें शत्रु कहा गया है। अहम और स्वार्थ को, रुचि अरुचि को, मनचली भावनाओं को, या आपके तुनक मिजाजी को। ठीक है, तो इस गद्यांश में शत्रु किसे कहा गया है। तो रुचि और अरुचि को शत्रु कहा गया है। अब आपको मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। अब हमें रुचि और अरुचि हमें वर्ड यहाँ पे वर्ण देखना पड़ेगा कहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके अनुसार ही हम यहाँ पे आपको आंसर बता सकेंगे कि इस गद्यांश में उसका आंसर कहाँ है। क्योंकि ये देखिए मोबाइल में उस आपके एग्जाम में तो आपके सामने ही रहेगा हर गद्यांश पद्यांश। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या है, चलिए आई होप आप लोगों ने देख लिया होगा। देखिए दूसरे, क्योंकि पसंद नापसंद किए जाते हैं यह कार्य जो होते हैं। ठीक है, आपके जो वासनाओं को बढ़ाए बिना नहीं रहते हैं, तो इसलिए वो दूसरा का आंसर था। ठीक है, कोई कार्य आपको महज इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि वह आपको पसंद हो। उसी तरह कोई कार्य करने में आपको महज इस आधार पर नहीं कतराना चाहिए कि वह कार्य आपका मन चाहा नहीं है। कार्य का निर्णय बुद्धि विवेक के आधार पर होना चाहिए। कार्य का निर्णय कैसा होना चाहिए, बुद्धि विवेक आधार पर होना चाहिए। ठीक है, और मनचली भावनाओं तुक मिजाजी के आधार पर कतई नहीं। इस बात को हमेशा याद रखिए कि पसंद और नापसंद आपके बड़े शत्रु हैं। ये भी पसंद और नापसंद क्या है, आपके बड़े शत्रु हैं और आप इन्हें पहचानते तक नहीं हैं। आ- उल्टे आप इन्हें पाल पोस कर क्या है, दुलारते हैं। तो हर क्षण आपकी हानि और हास पर ही तुले होते। तो हानि हास ये शब्द आ गया, तो आपने इसका आंसर भी यहाँ पे देख लिया। दो तीन आंसर एक साथ आपने यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, रुचि और अरुचि हो गया। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है। जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, जो मनचली भावनाओं और बुद्धि पर परे होते हैं, बुद्धि से परे होते हैं, जो मनचाहे होते हैं या जो मनचाहे नहीं होते हैं। देखिए इस गद्यांश में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन किया गया है कि जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं, ऐसे कार्यों का समर्थन किया गया है जो बुद्धि और विवेक शक्ति के आधार पर किए जाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, लेखक ने इन शत्रुओं से निपटने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया। तो लेखक ने ऐसे शत्रुओं को निपटने के लिए कौन सा मार्ग सुझाया है। तो वह है क्या है, रुचि अरुचि का विश्लेषण करके। कैसे है, रुचि और अरुचि का विश्लेषण करके इस प्रकार के शत्रुओं को निपटने का मार्ग सुझाया है लेखक ने। अब यहाँ पे बताएंगे व्याकरण ग्रामर से संबंधित प्रश्न है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। स्वार्थ का विलोम क्या होता है। निस्वार्थ होता है, उपकार होता है, परोपकार होता है, या आपका परमार्थ हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं जो स्वार्थ का विलोम होगा वह क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे।
स्वार्थ का विलोम निस्वार्थ होगा, उपकार होगा, परोपकार होगा या परमार्थ हो जाएगा। पर क्या है, बहुत से बच्चे गलतियां कर देते हैं, तो गलती नहीं करना। स्वार्थ का विलोम क्या, बहुत से बच्चे निस्वार्थ कर देते हैं। तो जल्दबाजी नहीं करना है, क्योंकि ये आपके सपनों का है, आपके वर्षों का मेहनत है, तो ऐसे जाय नहीं करना है। तो स्वार्थ का विलोम परमार्थ हो जाएगा। डी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों यह है कि घावे तो हर क्षण आपकी हानि व हास करने पर ही तुले हैं, च वाक्य में वे सर्वनाम किसके लिए आया है। तो यहाँ पर देखेंगे इस वाक्य में जो है सर्वनाम किसके लिए आया है। स्वार्थ प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए आया है, पसंद नापसंद के लिए आया है, या मनचली भावनाओं के लिए आया है, या अहम प्रेरित प्रवृत्तियों के लिए आया है। दोस्तों ये जो क्षण है ये आपकी हानि और हास करने पर ही तुले हैं, ये वाक्य जो है, ठीक है, तो सर्वनाम किसके लिए आया है, जो वे सर्वनाम है किसके लिए आया है, घावे, तो ये किसके लिए आया है, पसंद नापसंद के लिए आया है। बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं किया जा सकता। पसंद में नापसंद करेंगे, वाकिफ ना वाकिफ करेंगे, काबिल ना काबिल करेंगे, हाजिर ना हाजिर करेंगे। तो कौन से किस में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो देखिए आपके पसंद, वाकिफ और काबिल में ना उपसर्ग लगा सकते हैं, लेकिन हाजिर में आप ना उपसर्ग नहीं लगा सकते, क्योंकि ना हाजिर ना होगा, यहाँ पे हाजिर हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न यह है कि हास का विलोम क्या होगा। तो हास का विलोम क्या होता है, बढ़ना, बचत, वृद्धि होगा। हास यानी कि घटना होता है, नुकसान होता है, ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। किसी चीज़ का नुकसान या घटना, तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि से संबंधित हो जाएगा विलोम। अब बारी आती है आपके ये आपके जो 5 से 6 प्रश्न हैं, इस काव्यांश है, इस काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे वन मेरे में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत, हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल फर, फेरूंगा निर्दित कलियों पर जगा एक प्रत्यूष मनोहर। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है, सुंदर सी कविता है, और इस कविता से रिलेटेड हम आइए प्रश्न को देखेंगे। पहला प्रश्न है इस कविता से कि पंक्ति डालियां कलियां कोमल गात में गात शब्द का अर्थ क्या है। गात शब्द जो है यहाँ पे आया कोमल गात, तो कोमल गात का यहाँ पे शब्द का अर्थ क्या है, कली है, पत्ती है, फूल है, या आपका संपूर्ण शरीर है। तो कोमल गात का मतलब होता है संपूर्ण शरीर से मतलब है, क्या हो जाएगा, कोमल गात मतलब संपूर्ण यहाँ पे शरीर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में कहते हैं ना पत्तियां, हाथ पैर नाक मुंह पूरा शरीर, तो कोमल गात जो गात है यहाँ पे, तो कोमल शरीर क्या हो जाएगा, कोमल शरीर यानी संपूर्ण शरीर, तो संपूर्ण शरीर हो गया। अगला प्रश्न देखेंगे, पंक्ति अभी ने होगा मेरा अंत, कवि किसके लिए अंत की बहार कर रहा है। एक पंक्ति आई है कि अभी न होगा मेरा अंत, इसका कवि ने इस कविता में किसके अंत की बात कर रही कि अभी न होगा मेरा अंत जो है किसके लिए है, कली के लिए है, वृक्ष के लिए है, फूल के लिए है, या वसंत के लिए है। तो राइट ऑप्शन वसंत हो जाएगा कि अभी न होगा मेरा अंत, यह अंत की बात किसके लिए कर रहा है, तो यह वसंत के लिए बात कर रहा है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। शब्द निद्रित से तात्पर्य क्या होता है। शब्द यहाँ पे एक निद्रित आया, मैं आपको दिखाना चाहूंगा। तो इस निद्रित से आपका जो है तात्पर्य क्या है, ये आप देखेंगे, फेरूंगा निद्रित कलियों पर जगह एक प्रत्युष मनो। तो ये निद्रित जो यहाँ पे दिया गया है, तो इस निद्रित शब्द से क्या आशय है, स्वप्न में है, मनोहर होगा, या कोमल होगा, या सोया हुआ होगा। तो शब्द निद्रित से तात्पर्य है सोया हुआ। ठीक है, सभी लोग जानने के, निद्रा यानी कि सोना। अगला प्रश्न देख लेते हैं, शब्द अंत का विपरीत अर्थ शब्द क्या होगा। शब्द अंत का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा, नष्ट होगा, संपूर्ण होगा, आदि होगा, या समाप्त होगा। तो शब्द अंत का विपरीतार्थक जो शब्द है वह क्या हो जाएगा, अंत यानी कि आदि। क्या हो जाएगा, अंत का विपरीतार्थक जो शब्द होगा वह होगा, क्या हो जाएगा, आदि हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। कविता का उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। अब ये कविता है आपके सामने, इस कविता को उपयुक्त शीर्षक आपको बताना क्या होगा, प्रभात, वसंत, संध्या, या आपका प्रातःकाल का दृश्य।
तो क्या हो सकता है? तो ब्रज से संबंधित है तो वसंत की बात आई है, आपने देखा होगा बसंत की बात की गई है, तो कविता का उपयुक्त शीर्षक बसंत ही हो जाएगा कि अभी न होगा मेरा वंत। यह अंत किसके लिए है? वसंत के लिए है। तो जब कभी न होगा मेरा अंत, आपका अंत जो वसंत के लिए है, तो उपयुक्त शीर्षक भी आपका बसंत ही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। शब्द प्रत्युष का समानार्थी शब्द क्या होगा? प्रत्युष एक शब्द आया है, इसका हमें समानार्थी शब्द बताना है। प्रतिदिन होगा, प्रातःकाल होगा, दिन होगा, यह आपका क्या कौन सा हो जाएगा? संध्या होगा। ठीक है, तो प्रत्युष शब्द का यहाँ पे पूछा गया है, प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? सभी लोग कमेंट करेंगे। प्रतिदिन, प्रातःकाल, दिन या संध्या होगा। तो प्रत्युष शब्द का जो समानार्थी हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? प्रातःकाल से संबंधित है। क्या हो जाएगा? प्रत्युष शब्द का समानार्थी शब्द आपका प्रातःकाल हो जाएगा। तो दोस्तों ये 30 प्रश्न आपको कैसे लगे? ये मॉडल पेपर आपके हिंदी भाषा का कैसा लगा? ये आपके सिलेबस, आपके एग्जाम पैटर्न पर रखा गया था। बहुत ही कोशिशों के बावजूद ये प्रश्न लाया गया है। तो इस मेहनत को लिए लाइक शेयर करें, शिक्षा को सपोर्ट करें दोस्तों। और जितने मेरे भाई बहन शिक्षक बंधु हैं जिनका सपना है शिक्षक बनना, वो आज ही सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्यता हासिल कर लेंगे, क्योंकि ये शिक्षक का परिवार है, आप लोगों का परिवार है दोस्तों। बेल आइकन प्रेस करें ताकि सभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको हर क्लास की मिले, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन सर्वोपरि है। और सभी बच्चे बोलते हैं सर अदर वीडियोज हमें कहाँ मिलेगी? तो जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, अदर ऑप्शन रहती है, होम, वीडियोज, प्लेलिस्ट, कम्युनिटी पोस्ट, ऐसे ऑप्शन रहते, तो उसमें एक प्लेलिस्ट का तीसरा ऑप्शन रहता है, उसमें क्लिक करेंगे, उसमें आपको सभी आपके एक ही सब्जेक्ट की काफ़ी सारे जितनी वीडियोज है आपको एक ही लिंक पर मिल जाएगी, एक ही जगह पर मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम चाहते हैं आपका सिलेक्शन हो। माँ सरस्वती से प्रार्थना अभिनंदन करते हैं कि जो आपका सपना है, क्योंकि शिक्षक सर्वोपरि है, शिक्षक का जो राष्ट्र निर्माण में सबसे बड़ा योगदान होता है, इसलिए हम कहते हैं हमारी इच्छा राष्ट्र हित में शिक्षा। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का। वंदे मातरम।